नमस्कार। योग एवं मनोचिकित्सा में आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी कौन कौन सी होती हैं। यूनिट 4 के अंदर आपकी कुछ टॉपिक्स हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो ये अनुक्रम है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा है जो सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई। संज्ञानात्मक चिकित्सा है जो एरॉन बेक की हम यहाँ पर बात करेंगे। व्यवहार चिकित्सा ये बैंडेरा की हम जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के सिद्धांत के ऊपर जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिगमंड फ्राइड से। मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा का जो प्रतिपादन है वो सिगमंड फ्राइड द्वारा माना गया है। तो मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा का जो प्रतिपादन है सिगमंड फ्राइड द्वारा किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिगमंड फ्राइड है और सिगमंड फ्राइड ने जो भी काम किया 1890 से लेकर 1930 के दशक के बीच का जो भी लेखन था, उन्होंने उन सिद्धांतों का एक संग्रह विकसित किया जिन्होंने मनोविज्ञान के लिए मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण का आधार बनाया। साइकोडायनेमिक का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया। आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। मनोविज्ञान सिद्धांत इस विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अचेतन मनोवैज्ञानिक बल मानव विकास की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे कि हमने यूनिट 2 के अंदर भी हमने बात की थी, मन के कुछ स्टेजेस थे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में। तो वहाँ पर जो अचेतन मन है, जो अनकॉन्शियस पार्ट जिसको बोलते हैं, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वह मनोवैज्ञानिक बल मानव विकास की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे कि हम जनरली कह देते हैं कि भाई आपने शायद अभिव्यक्ति सुनी, जो तुम नहीं जानते वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर एक मनोचिकित्सक की बात करें, उसके अनुसार क्या है, जो आप नहीं जानते होशपूर्वक, मतलब कॉन्शियसली जो आपको नहीं पता, निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुँचाएगा। मनोगत्यात्मक चिकित्सा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मनोगत्यात्मक मनोचिकित्सा में व्यक्तित्व की गत्यात्मकता के विश्लेषण पर प्रमुख रूप से जोर दिया जाता है। मीन्स व्यक्तित्व की गत्यात्मकता के विश्लेषण से यहाँ पर बात है जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि लाइन अगली है यहाँ पर। इसके अंतर्गत मानवीय व्यक्तित्व के अंतर्वैयक्तिक इंट्रासाइकिक पहलुओं के बीच की अंतःक्रिया को विश्लेषण का केंद्र बिंदु में रखा जाता है। मनोचिकित्सा के इस वर्ग में कई प्रमुख चिकित्सा विधियाँ आती हैं जो इस प्रकार है, जो कि हम आगे यहाँ पर बात करेंगे। जैसे मनोविश्लेषणात्मक या साइकोडायनेमिक जो साइकोथेरेपी है, उसका मूल लक्ष्य रोगी को अपने आप का उत्तम ढंग से समझने में मदद करने से होता है, ताकि वह रोगी पहले से अधिक समायोजी ढंग से सोच सके तथा व्यवहार कर सके। इसमें उपचार की प्रक्रिया के अंतर्गत रोगी के अचेतन में चल रहे संघर्ष एवं इससे बचने के लिए प्रयोग किए जा रहे ईगो सुरक्षा प्रक्रम को चेतन मन के तल पर उजागर किया जाता है। मीन्स यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज़्म है ईगो का, उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फ्री एसोसिएशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसपेरेंस है, रेजिस्टेंस है, स्वप्न विश्लेषण है, जो हमने ड्रीम एनालिसिस की बात की थी। इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, इनका सर्वाधिक यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो हमने जो बात की थी अभी तक, जो इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स की यहाँ पर बात थी, तो ये है क्या आखिर में, मतलब इसके बारे में हम थोड़ी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये एक तरह से एक तनाव है, हमारे जो अपोजिंग थॉट्स होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है। जैसे हमने ईड ईगो सुपर ईगो की बात की थी। ईड जो प्लेजर प्रिंसिपल पर बात करता है, ईगो जो बात करता है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करता है, एट प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एक्शन लेने की बात करता है, और जो सुपर ईगो जो मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, ये विरोधाभास की स्थिति होती है हमारे विचारों में, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इनकम्पैटिबल और अपोजिंग विशेस, या जो हमारी जो नीड्स होती हैं, हमारे विचार होते हैं, जो हमारे डिमांड्स हमारे माइंड में चलती रहती हैं, उनके बीच में एक विरोधाभास की स्थिति लगी रहती है। उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। अब इसमें होता क्या है, 6 तरह की बेसिक टेक्निक्स हैं, जिसमें से कुछ का यहाँ पर जिक्र किया गया, जैसे फ्री एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसपेरेंस, रेजिस्टेंस और ड्रीम एनालिसिस। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इसमें की जाती हैं। सबसे पहली बात आती है मेंटेनिंग एनालिटिक फ्रेमवर्क।
अब यहाँ पे एनालिटिक फ्रेमवर्क की जो बात की गई है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे एक इस तरह का ढांचा क्रिएट कर देना, मीन्स जैसे कोई बच्चा क्लास में आता है या नए सेशन में जो बच्चे आते हैं, जिस तरह से वहाँ पे वो एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं अपना कि हमारा सिलेबस कैसा है, कब हमें डिपार्टमेंट आना है, कब हमें डिपार्टमेंट से जाना है, वो क्या हो रहा है, एक एनालिटिक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। फ्री एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस, ये तमाम तरह की यहाँ पर तकनीकों की बात की जाएगी। अब फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, फ्री एसोसिएशन तकनीक के अंतर्गत व्यक्ति की चिंता से जुड़े पहलुओं के संबंध में रोगी की समझ को बढ़ाने के लिए उदासीन उद्दीपकों के माध्यम से चिंता के कारणों का पता लगाया जा सकता है तथा कारण का पता लगाने पर उन्हें रोगी को समझाया जा सके या उसे समझा देते हैं। जैसे कि हमने पहले भी ये बात की थी कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एक क्लाइंट यहाँ पर लेटा हुआ है और ये चेयर पर बैठे हुए हैं जो आपके क्या बोलते हैं इनको, साइकोथेरेपिस्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बैठे हैं, ये नोट डाउन कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि। और फ्री एसोसिएशन टेक्निक क्या, व्यक्ति को लिटा दिया जाता है एक बेड पर, एक सोफ़ा होता है उस पर लिटा दिया जाता है कि आप कंफर्टेबली यहाँ पर लेटिए और आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं आप उनको बोलते रहिए, आप बोलते रहिए जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं। ये टेक्निक है जो भी अनकॉन्शियस में जो चीज़ें पड़ी हैं उनको बाहर निकालने के लिए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइकोथेरेपिस्ट बैठा तो, लेकिन उसके हाथ में यहाँ पर एक नोट पैड है और एक पेन भी है जिसमें वो नोट डाउन करता रहता है उन पॉइंट्स को जो इस मदद करते हैं व्यक्ति के अंदर जो चल रहे जो संघर्ष है, जो अनकॉन्शियस लेवल पर जो संघर्ष चल रहा है उनको जानने में। फ्राइड का विश्वास था कि मानसिक विकृतियाँ इड के आवेगों पर ईगो के नियंत्रण के कम होने से पनपती है। मीन्स इड तो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन ईगो जो फैसला नहीं कर पा रहा उसके जो ईगो की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, इस वजह से मानसिक विकृतियाँ आती है। जब व्यक्ति को यह समझा दिया जाता है, जब व्यक्ति को समझा देते हैं कि उसकी जो मानसिक समस्या अथवा मनोरोग किन कारणों से उत्पन्न हुई है, तो वह किस प्रकार अपनी ईगो की शक्ति को बढ़ा सकता है, तब उसकी चिंता कम होने लगती है। मीन्स सारा खेल यहाँ पर ईगो के ऊपर दिया गया है, सारा जो बल है ईगो को स्ट्रेंथ करने के ऊपर कि किस तरह से ईगो की स्ट्रेंथनिंग यहाँ पर की जाए। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं इड, ये इड है जिसका जो कहता है कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, आई वॉन्ट इट नाउ, अभी दो मेरे को कहीं से भी लाकर। सेकेंड इज आई नीड टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट। ईगो ये बात कर रही है कि मुझे थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी इसको लाने में, लेकिन नहीं, वो कह रहा है मेरे को दो, तुरंत जो प्रिंसिपल पर काम करे। लेकिन सुपर ईगो भी है जो ये कहता है यू कांट हैव इट, इट्स नॉट राइट, मतलब ये आप नहीं ले सकते, ये सही नहीं है। मीन्स कहीं ना कहीं वो उन मॉरल वैल्यूज़ को भी यहाँ पर ध्यान देने की सोचता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री एसोसिएशन के समान ही ट्रांसफेरेंस का अध्ययन, रेजिस्टेंस का विश्लेषण एवं सपनों के विश्लेषण द्वारा भी रोगी की विकृति को के संदर्भ में अंतर्दृष्टि को खोलने का कार्य किया जाता है। जैसे कि हमने ड्रीम एनालिसिस की बात की थी, तो फ्राइड के अनुसार ड्रीम एनालिसिस जो है वो एक रॉयल रोड है अनकॉन्शियस का। मीन्स उसके अंदर वो सारी बातें रहती हैं जो हम कॉन्शियस लेवल पर पूरी नहीं कर पाते। तो ड्रीम एनालिसिस भी उन्होंने एक ऐसी टेक्निक को ईजाद किया कि हम उसके माध्यम से भी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं कि एक क्लाइंट के अंदर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं चल रही होती हैं जिसकी वजह से वो अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस नहीं कर पा रहा। सेकेंड पॉइंट इज अंतर्दृष्टि, मीन्स इनसाइट डेवलप करना। इनसाइट के विकास के व्यक्ति खुद ब खुद ही विकृति के रहस्य को समझ जाता है। फलतः मनोग्रस्ती विचारों की मनोग्रस्त जो विचार जो हैं उनकी रोकथाम हो जाती है। मीन्स एक इंसाइट डेवलप की जाती है कि भाई तेरी समस्या क्या है, ये है आपकी समस्या। वो नहीं समझ पाते कि आखिर समस्या क्या है, तो समस्याओं को समझने में एक साइकोथेरेपिस्ट उनकी हेल्प करता है, जिससे विचारों की रोकथाम होती है एवं प्रभाव स्वरूप बाध्यकारी व्यवहार को अंजाम देने की ज़रूरत नहीं रह जाती। सार रूप में देखा जाए तो समरी की जाए एक तरह से, सार रूप में मनोविकृति से व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT जिसको कहते हैं,
BT। तो इसके जो प्रतिपादक थे उनका नाम था एरॉन बेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरॉन बेक हैं। मनोवैज्ञानिक एरॉन बेक ने संज्ञानात्मक चिकित्सा प्रविधि का प्रतिपादन किया था। यह चिकित्सा विधि रोगी के नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में प्रतिस्थापित कर रोगी की चिंता का निवारण करती है। यह चिकित्सा प्रविधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति को चिंता विकृति होने के लिए उसके नकारात्मक विचार जिम्मेदार होते हैं, जिनकी उत्पत्ति के पीछे रोगी के पास कोई वाजिब तर्क नहीं होता। मीन्स एक जो क्लाइंट है, जो रोगी है, उसको नहीं पता होता कि इसका तर्क क्या है मेरे पास इन नकारात्मक विचारों का। तो होता क्या है, जैसा कि हमने बात की, तो वहाँ पर क्या करते हैं, पॉजिटिव विचारों के माध्यम से नकारात्मक विचारों को कम किया जाता है। जैसे इमोटिव रेशनल थेरेपी भी होती है, उसमें भी यही किया जाता है, वो भी इसी का पार्ट है। इनका स्वरूप भी ऑटोमेटिक होता है, अर्थात ये रोगी के नियंत्रण में नहीं होते एवं सतत रूप से उसके चिंतन का हिस्सा बने रहते हैं। ये ऑटोमेटिक है, कंट्रोल में तो है नहीं रोगी के, क्योंकि वो कंट्रोल कर ही नहीं पाता, हालांकि चिंतन का हिस्सा वो बने रहता है। जो बेक ने संज्ञानात्मक चिकित्सा के द्वारा इसे सकारात्मक विचारों द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाता है। बेक ने जो संज्ञानात्मक चिकित्सा दी थी उसके द्वारा इन्हें सकारात्मक विचारों द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाता है, मीन्स इंटरचेंज कर दिया जाता है। जो पॉजिटिव विचार्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया जाता है नेगेटिव विचारों के साथ, जिससे कि नेगेटिव विचार ख़त्म हो सके, जिससे व्यक्ति की चिंता काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ जाती है। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। ये कि यहाँ पे कॉग्निटिव CBT का एक दिखा रखा है, यहाँ पे ये काम कैसे करती है ये दिखाया गया। प्रॉब्लम फोकस्ड होती है, इमोशंस पर फोकस करती है, हमारे विचारों पर फोकस किया जाता है, हमारे बिहेवियर पर फोकस किया जाता है, कैसा व्यवहार है। क्लाइंट सेंटर्ड होती है, कोलैबोरेटिव होती है और प्रेजेंट सेंटर होती है। एट प्रेजेंट उसका क्या बिहेवियर है, क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं। ये एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया, बिफोर CBT आफ्टर CBT। मतलब जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उससे पहले व्यक्ति कैसा था उसके बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है विचार कैसे थे उसके, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मीन्स मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। उसकी फीलिंग्स कैसी थी जब वो ऐसी बातें सोचता था, फीलिंग्स उसकी सैड और लोनली थी। सैड मीन्स उदास था और अकेलापन वाली थी। और बिहेवियर उसका कैसा था, वो अवॉइड करता था अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को। मीन्स उसके विचार इस तरह के हो गए थे कि भाई मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। वो उदासी और अकेलेपन का शिकार हुआ। उसका बिहेवियर फिर इस तरह का था कि वो दोस्तों के बीच में नहीं रहता था, अपनी फैमिली से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता था, अपने में गुमसुम रहता था। ये बिफोर CBT था। लेकिन आफ्टर CBT की बात करें यहाँ पर हम, तो उसके विचार कैसे थे यहाँ पर हम देखें तो उसके विचार कैसे हो गए, आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। फीलिंग्स उसकी कैसी, लेस सैड एंड लवली, मतलब वो उदास कम रहने लगा और लवली हो गया, मीन्स सबके साथ मोहब्बत से रहने लगा। यहाँ पर बिहेवियर आस्पेक्ट क्या था, वो सभी के साथ रहने लगा ठीक से घुल मिलकर, जैसे विजिट करने लगा फ्रेंड्स को और फैमिली को, फिर से उनके साथ वैसा हो गया जैसा वो होना चाहिए था। बिफोर CBT वो नहीं था ठीक, लेकिन जब उसने थेरेपी ली उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आ गए। अब बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी क्या है। तो बिहेवियर थेरेपी के अंदर जो व्यवहार चिकित्सा कहते हैं, उसके अंतर्गत व्यवहार जो व्यक्ति है उसके व्यवहार में बदलाव लाकर मनोवैज्ञानिक समस्याओं का उपचार किया जाता है। इसके लिए इसकी कई प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। ये प्रविधियाँ प्रमुख हैं, यहाँ पर दी गई है। एक्सपोजर थेरेपी है सबसे पहले। एक्सपोजर थेरेपी एक प्रकार की व्यवहार थेरेपी है जो लोगों को समस्यात्मक भय का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह डर और चिंता के इलाज के लिए सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक माना जाता है। एक्सपोजर थेरेपी के बारे में मीन्स डर और चिंता के जो शिकार होते हैं, एक्सपोजर थेरेपी में यही होता है कि उनको उन चीज़ों से एक्सपोजर किया जाता है कि जिनकी वजह से उनको डर लगता है। और ऐसा नहीं कि अगर किसी को सांप से डर लगता है तो जाहिर सी बात है, सांप से तो सभी को डर लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी डर जो इलॉजिकल कहे जा सकते हैं।
या जो सभी के लिए नॉर्मल है लेकिन उसके लिए अजीब से है, उसको ही स्पेशली डर लगता है, उसको लिफ्ट जाने से डर लगता है, उसको ऊंचाई से डर लगता है, ये एक्सपोजर थेरेपी होती है। उसके लिए वैसे ही वहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है, मॉडलिंग के माध्यम से किया जाता है। अगले स्लाइड में मॉडलिंग की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ विभिन्न व्यवस्थित तकनीकों के उपयोग के माध्यम से एक व्यक्ति को धीरे धीरे उस स्थिति से अवगत कराया जाता है जो उन्हें परेशान करता है या उन्हें परेशान करती है। एक्सपोजर थेरेपी का लक्ष्य एक सुरक्षित वातावरण बनाना है जिसमें एक व्यक्ति चिंता को कम कर सकता है, खतरनाक स्थितियों से बच सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो डेवलप कर पाए, नॉर्मल जी पाए जैसे बाकी सब लोग जीते हैं। डर डर कर ना जिए, उन चीज़ों से ना डरे जो सभी के लिए नॉर्मल है और अपनी चिंता को कम कर सके। अब मॉडलिंग की बात अगर हम करें तो इस प्रविधि का जो प्रतिपादन था ये दिया था, ये एल्बर्ट बेंडूरा द्वारा किया गया। इसका ये एल्बर्ट बेंडूरा है, ये नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, एल्बर्ट बेंडूरा। ये जो चिकित्सा प्रविधि है, प्रविधि सीखने के प्रशिक्षणात्मक सिद्धांत पर काम करती है जिसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। इन्होंने एक बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट किया था, काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट था जो बच्चों के ऊपर किया गया था कि बच्चे सीखते कैसे हैं। उसका सिद्धांत था ऑब्जर्वेशन। वहाँ पर टीवी के माध्यम से ये सब दर्शाया गया। एक रूम के अंदर 2 ग्रुप्स को वहाँ पर डिवाइड किया गया जहाँ पर बच्चे थे। एक ग्रुप के अंदर तो टीवी में दिखाया गया कि गुड्डे के साथ जो टीवी के अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है एक गुड्डे के साथ। वहीं दूसरी तरफ दूसरे रूम में जो बच्चे थे उनको दिखाया गया कि उसी गुड्डे के साथ एक दूसरा व्यक्ति गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है। तो हुआ क्या, जब उन बच्चों को एक अलग रूम में भेजा गया टीवी दिखाने के बाद 2 अलग अलग ग्रुप्स वाले बच्चों को, तो वहाँ पर उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखे गए। जिन बच्चों ने देखा कि उसके साथ मार पिटाई की जा रही है उस गुड्डे के साथ, वो बच्चे वैसा ही उसके साथ व्यवहार करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे बच्चे जिनको एक अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर वहाँ पर दिखाया गया था, वो बच्चे उस गुड़िया के साथ उसी तरह का अच्छा व्यवहार वहाँ पर करने लगे। ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ऊपर था और इसी के सिद्धांत के ऊपर इन्होंने फिर जो थेरेपी डेवलप की वो मॉडलिंग थी। अब इसमें होता क्या, इस प्रविधि में रोगी चिकित्सक अथवा मॉडल को एक विशिष्ट व्यवहार करते हुए प्रत्याक्षित करता है तथा साथ ही साथ उस व्यवहार से मिलने वाले परिणामों का भी ज्ञान प्राप्त करता है। इस तरह के प्रेक्षण के आधार पर रोगी स्वयं भी वैसा ही व्यवहार करना धीरे धीरे सीख लेता है। इस प्रविधि का सर्वाधिक उपयोग दुर्भीति के उपचार, ये फोबिया की यहाँ पर बात की गई है, दुर्भीति के उपचार में सफलतापूर्वक किया गया है। तो आज हम यहाँ पर बात यही ख़त्म करते हैं। जो हमने 3 थेरेपी थी आज हमने स्लाइड के माध्यम से जाना। जो सबसे पहली थी साइकोडायनेमिक थेरेपी सिगमंड फ्राइड द्वारा। सेकंड इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो दी गई थी किसके द्वारा, एरॉन बेक के द्वारा। थर्ड वन इज़ बिहेवियर थेरेपी जिसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के सिद्धांतों पर आधारित दिया था हमें एल्बर्ट बेंडूरा ने। धन्यवाद।